तो शुरू करते हैं अपनी पहली वीडियो अगेंस्ट सिस्टम। 12 साल 12 बड़े फ्रॉड बीजेपी के। और ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये सारी डिटेल रिपोर्ट तुम्हें इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएंगी, यूट्यूब के अलग अलग चैनल उन पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो तुम अपने आप रिसर्च वगैरह भी कर सकते हो, देख सकते हो। और उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं ऐड कर दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में। और कुछ अगर मेरे पास कोई वीडियो वगैरह के प्रूफ होंगे तो वो मैं शेयर कर दूंगा, आपको शो हो जाएंगे वीडियो के अंदर ही। तो अभी हम बात करते हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने 12 साल के अंदर करा है। सबसे बड़ी बात, 12 फ्रॉड। 12 साल 12 फ्रॉड, अगर ये 50 साल हो गए तो शायद 50 फ्रॉड ना हो जाए। अभी मैं आपको मतलब कुछ स्पेसिफिक टॉपिक बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहला आता है इन्फ्लेशन का। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है एम्प्लॉयमेंट का और अनएम्प्लॉयमेंट का। उसके अलावा फिर हमारे पास टॉपिक आता है इकोनॉमी का, फार्मर्स, आर्म फोर्स, सोशल हार्मनी, एससी एसटी ओबीसी वेलफेयर, नेशनल सिक्योरिटी, डीमोनेटाइजेशन, टैक्स चेंजेस और एक दो टॉपिक और ऐसे ही, मतलब कर लेंगे धीरे धीरे कवर हम उन्हें। ठीक है। और जैसे एक मेन टॉपिक था हमारा कोविड के टाइम का, एक करप्शन एंड ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड था, कुछ इंस्टीट्यूशन एंड डेमोक्रेसी रिगार्डिंग है। तो ये कुछ बेसिक बेसिक मैंने तुम्हें टॉपिक बताए हैं। अब देख लेते हैं इसके अंदर होता क्या है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कहाँ कहाँ पे आया, मतलब प्राइस चेंजेस, प्राइस में हाइक जो आता है। ठीक है। तो सबसे बेसिक और सबसे इम्पैक्टफुल अगर इन्फ्लेशन कहीं आया था, पेट्रोल डीजल और एलपीजी के ऊपर आया था, सीएनजी पे भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ा, इसका इम्पैक्ट अमीरों के ऊपर तो जो इनके मतलब दोस्त वोस्त हैं उनके ऊपर तो पड़ा नहीं है। इसका इम्पैक्ट पड़ा है केवल मिडिल क्लास के ऊपर, या फिर जो मतलब पुअर सोसाइटी है, या फिर जो मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, केवल उन लोगों के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ा है। उसके अलावा दूसरा हमारे पास टॉपिक था एम्प्लॉयमेंट का या फिर अनएम्प्लॉयमेंट का। सबसे बड़ा एक मेजर ड्रॉबैक अगर इस गवर्नमेंट का है ना, तो वो ये है कि यूथ की ज़िंदगी बर्बाद करना। इन्होंने क्या करा, इन्होंने सपने दिखाए एम्प्लॉयमेंट देंगे, रोज़गार देंगे, 75 लाख सरकारी नौकरी, 1 करोड़ सरकारी नौकरी। भाई सच्चाई तुम्हें पता है, सच्चाई हमें पता है कि केवल ये जब अपनी कोई रैली वगैरह निकाल रहे थे, स्पीच दे रहे थे, केवल वहाँ बोलने के लिए इनकी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। सच्चाई तो ये बिल्कुल भी नहीं थी। उसके अलावा बात करते हैं अगर इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी इन्होंने ऑन पेपर तो बता दिया कि हम पूरे वर्ल्ड में 4th नंबर की रैंकिंग पे आते हैं, 4th नंबर की जीडीपी हमारी। लेकिन भाई हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, देखा एक बार झारखंड जाके भाई, देखो एक बार क्या मतलब लोग वो जी कैसे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में देख लो भाई, लोग जी कैसे रहे हैं, मतलब सोच के भी डर लगता है कि अगर उनसे खुद कंपेयर करें तो हम तो बहुत ऊपर है। लेकिन भाई उनके बारे में तो सोचो, वोट तो उन्होंने भी तुम्हें ही दिया है, वहाँ भी तो सरकार है तुम्हारी। फार्मर्स फार्मर्स को बोल रहे थे ये कि हर किसान के अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल दूंगा, मुझे पीएम बना दो। भाई 1 लाख शायद अ, पैसे तो उसके अंदर डले नहीं, पर शायद 1 लाख किसान अब हमारे बीच नहीं है। ठीक। तो और ये कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये सच्चाई है। कुछ पहले नहीं इसने मीडिया ने कवर करी, लेकिन अब मीडिया भी इसे कवर नहीं करती है। उसके अलावा बात करते हैं आर्म्ड फोर्स की। आर्म्ड फोर्स में इन्होंने क्या करा कि हमने आर्मी का बजट इतना बढ़ा दिया, इतने सारे हमने वेपन्स ले लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। इनका यूज़ कहीं नहीं आ रहा। कोई बात नहीं भाई, वेपन्स लेना अच्छी बात होती है, तुम्हारे जो नेशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए, तुम्हारे पास कुछ ना कुछ आर्म पावर होनी चाहिए। लेकिन इनका मतलब मेन मोटिव उस टाइम पे क्या होना चाहिए था, आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड, कि जो हमारी मैन पावर है आर्मी के अंदर हम उसे बढ़ाएँ, वैकेंसीज़ निकाल लें। ठीक है। जो पहले आर्मी में मतलब परमानेंट बेस पे लोग रहते थे, उन्हें भी इन्होंने तो अब जो नया इन्होंने अग्निवीर का निकाला था सिनेरियो, अग्निवीर के अंदर इन्होंने वो भी 4-4 साल की नौकरी कर दी। कोई बच्चा अगर फ़ौज में जा रहा है 4 साल की नौकरी के नाम पे, पहली बात तो 4 साल के बाद क्या करेगा वो? पहली चीज़ तो ये, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 4 साल के बीच में अगर उसे कुछ हो जाता है, तो उसके बाद उसकी फैमिली को इवन ये तक नहीं मिलेगा एक सर्टिफ़िकेट कि तुम्हारा बच्चा शहीद हो गया। नहीं भाई, कोई मतलब ही नहीं है। ये तो बीच में अभी जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे घर के पास में ही एक वो गाँव है, वहाँ पे कोई 17 साल का बच्चा था, सवा 17 साल का, वो बच्चा मर गया। 3-4 दिन बाद तो बच्चे की बॉडी रिकवर हुई, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, शहीद हो गया भाई, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या? भाई उसके बाद उस पे ना कोई कार्रवाई हुई, ना कोई सुनवाई हुई, कुछ नहीं। इवन फैमिली को कोई कंपनसेशन नहीं, फैमिली को कोई अवार्ड रिवॉर्ड नहीं, कुछ नहीं भाई। चलो कोई बात नहीं। उसके अलावा बात करते हैं एससी एसटी ओबीसी वेलफेयर। इन्होंने रिजर्वेशन के नाम पे क्या करा, स्कॉलरशिप वेलफेयर स्कीम्स में इन्होंने जो पहले रिजर्वेशन मिलते थे लोगों को, उसके अलावा स्कॉलरशिप मिलती थी बच्चों को, इन्होंने उसमें उस चीज़ को, एक तो नई गवर्नमेंट आई है तो पिछली गवर्नमेंट से तो भाई इंक्रीज़ करके बढ़ा के दिखाएगी ना चीज़ों को, नहीं। इन्होंने इवन न्यूट्रल भी नहीं रखा, इन्होंने तो उसे डाउनग्रेड कर दिया। जिसे रिजर्वेशन मिल रहे थे तो रिजर्वेशन नहीं मिल रहे, जिसके मतलब स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए थी बच्चों को, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। तो भाई मतलब कर क्या रहे हो यार। उसके अलावा बात करते हैं हम नेशनल सिक्योरिटी की, जो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन बनता है, नेशनल सिक्योरिटी।
अगर बात करें आस-पास के अपने देशों की, चाइना ने नॉर्थ ईस्ट में भाई वहाँ एक गाँव बसा दिया उन्होंने। उसके अलावा उन्होंने वहाँ अपनी तरफ से डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। मतलब चाइना नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कर रही है कि वो चाइना का ही पार्ट है, अरुणाचल प्रदेश साइड वगैरह जो। लेकिन अपनी गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपनी गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही है। कल को भाई वो कब्ज़ा कर लेंगे। इन्होंने मतलब उन्होंने पूरी मिलिट्री मिलिट्री बेस बना रखा है वहाँ पे। लेकिन अपने वाले तो जाते ही नहीं है वहाँ, मतलब कोई मतलब ही नहीं है इन्हें। ये तो ऐसा मान रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश इनका पार्ट ही नहीं है। आओ चाइना लेके चला जाओ। कश्मीर कश्मीर के अंदर इन्होंने 370 वाला कुछ हुआ था कि हमने 370 लगा दिया, 370 हटा दिया जब इन्होंने वो करा था 2019-20 के आसपास की बात है ये, ठीक है। भाई उससे क्या हुआ? कश्मीर के लोगों को तो आज भी राहत नहीं है। आज भी ये लोग बेचारे डर डर के जीते हैं। आज भी उनके मन में खौफ है कि पता नहीं कल सुबह हम सूरज देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। लेकिन तुम जरूर कल सुबह को सूरज देखोगे, क्योंकि तुम्हें तो अपने से मतलब भाई, उन लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। कंटिन्यूसली कश्मीर के अंदर अभी सेम एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो पहले हो रही थी। वही सेम माहौल है जो पहले था, डर का माहौल था, डर का माहौल है। और अगर ये सरकार रही तो डर का माहौल ही रहेगा। इसके अलावा नया चेंज नहीं होने का। ये नहीं होने का कि रात को 10 बजे 11 बजे कोई वहाँ खुला घूम रहा है। भाई घूम सकता है कश्मीर के अंदर कोई रात को 10-11 बजे खुला? मुझे तो नहीं लगता। भले ही मतलब इवन ये हाल है भाई, 10 बजे तक दिल्ली में भी कोई खुला नहीं घूम सकता। अभी कुछ दिनों में चीज़ें सुधरनी शुरू हुई हैं, क्योंकि जब से सोशल मीडिया आया तो लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए। तो लोग इस कैमरे से बहुत डरते हैं, ठीक है? तो इसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं है कहीं भी ना। इसमें लोगों को खुद का रोल है, उन्होंने इनिशिएटिव लेने शुरू करे हैं। चलो कोई नहीं। एक इन्होंने 2016 में एक ड्रामा करा था कि हम करप्शन के अगेंस्ट एक नई कुछ चीज़ें ला रहे हैं, जैसे डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन में भाई इन्होंने केवल दूसरी अपोजिशन पार्टी के लोगों को पकड़ने के अलावा और कुछ काम नहीं करा। कंटिन्यूअसली भ्रष्टाचार ऐसा कैसे ही चल रहा था, ऐसा कैसे ही चल रहा है। सरकार रही तो ऐसा कैसा ही चलेगा। कोविड मैनेजमेंट एक इशू आई, एक मेजर प्रॉब्लम आई इस गवर्नमेंट के सामने, कोविड। भाई पूरे वर्ल्ड के सामने आया था, पेंडेमिक आया था। बहुत लोग उसके अंदर नहीं बच पाए, चलो कोई बात नहीं। लेकिन उस टाइम गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशियल्स लिए? आधे से ज़्यादा लोग तो घर में बंद रहने की वजह से, भूखे रहने से हमारे बीच में नहीं है। वो जरूरी नहीं कोविड से ही उनकी मतलब डेथ वगैरह हुई है, नहीं। गवर्नमेंट का भी उसमें इतना नहीं रोल है भाई। इतना जितना उन लोगों का रोल, मतलब जितना कोविड ने लोगों को परेशान करा, उतना ही गवर्नमेंट ने भी इसे परेशान करा। हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। हॉस्पिटल में जा रहे हैं वहाँ पे बेड नहीं है। चलो भाई कोई बात नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि जो हॉस्पिटल के नाम पे अलॉटमेंट होती है ना, अमाउंट की जो पैसा आता है, वो तो बीच में ही खा जाते हैं। अभी 600 करोड़ का स्कैम हुआ है एक इसके दिल्ली के अंदर, हॉस्पिटल से रिलेटेड ही है। मेडिसिन नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। भाई ये तो दिक्कत आएगी ना फिर। चलो, इसके अलावा कोविड के टाइम पे अभी उस तो वो हमारा आज की पूरे डिबेट का है, इस कन्वर्सेशन का सबसे मेजर टॉपिक है पीएम केयर फंड। पीएम केयर फंड इन्होंने 2019, जब में ये 19-20 में पेंडेमिक आया था, उसके बाद इन्होंने, पीएम मोदी ने अपना एक काइंड ऑफ केयर फंड बनाया कि इसके आप पीएम केयर केयर फंड के अंदर आप पैसा डालो, जितना आप डाल सकते हो उतना आप इसके अंदर डोनेट करो। ये पैसा हम लोगों की भलाई में लगाएंगे। और भाई एक ना दो, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट में पता चला 13,650 करोड़ रुपए इसके अंदर कलेक्ट हुए थे। ये बहुत बड़ा स्कैम है भाई, बताऊंगा तुम्हें। और इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट है मेरे पास, कब से शुरू हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या इसके अंदर इन्हें करना चाहिए था, क्या इन्होंने नहीं करा, किसके नाम पे लोगों से उन्होंने पैसे लिए। कोई बात नहीं। इंस्टीट्यूशंस एंड डेमोक्रेसी। ईडी, बीजेपी के जो नेता है उनके ऊपर रेड नहीं मारती है, ईडी रेड मारती है। कांग्रेस के ऊपर, आपके ऊपर, सेम सीबीआई, सेम इनकम टैक्स। जो इनके नेता हैं उनके ऊपर रेड नहीं मारती। जो अपोजिशन है केवल ईडी उन्हें पकड़ती है, क्योंकि इनके पास तो पूरे साफ चरित्र है ना भाई। इनके पास तो स्कैम ही है ही नहीं। चाहे वो वेस्ट बंगाल का जो सीएम बना वो हो, चाहे अभी एक राजस्थान के अंदर एक आदमी पकड़ा गया था, वो बीजेपी से रिलेटेड था, चाहे गुजरात के अंदर इतने सारे स्कैम हो गए, चाहे वो, ईडी उनके घर तो जाएगी नहीं। ईडी को पता ही नहीं चलता भाई। ईडी तक तो बात ही नहीं पहुंची, क्योंकि वो तो सफेद चरित्र है, उनके ऊपर तुम झूठे एलिगेशन लगाते हैं। करप्ट तो केवल दूसरी अपोजिशन पार्टी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेसी के अंदर ही पार्लियामेंट फंक्शनिंग, पार्लियामेंट के अंदर जो स्पीकर होता है, स्पीकर की सबसे बड़ी बायसनेस देखिए भाई। केवल बीजेपी अगर बोल रही है तो स्पीकर चुप है। अगर बीजेपी नहीं बोल रही, बीजेपी को सुनना पड़ रहा है, तो स्पीकर बोलेगा कि आप मत बोलो।
ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ वायरल हुई हैं, बहुत सारी, जिसके अंदर सभापति अगर कोई अपोज़िशन पार्टी वाले कोई एलिगेशन लगा रहा है तो मना कर रहा है, कैमरा हटा रहा है, माइक बंद कर रहा है। तो भाई ऐसे तो कैसे यार, डेमोक्रेसी है ना, तो कोई कुछ भी बोल सकता है। इवन जब तक अपोज़िशन पार्टी नहीं होगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो? ऑब्वियस सी बात है तो। मीडिया फ्रीडम कंसर्न, मीडिया की रैंकिंग इंडिया की, अगर पूरे वर्ल्ड में बात करें तो इंडियन मीडिया की रैंकिंग 157वीं है, और टोटल कंट्रीज़ के अंदर शायद 180 181 आती हैं। 180 में से 57 रैंक आती है तुम्हारी। नॉर्वे पहले नंबर पे आती है इसमें। नॉर्वे के एक जो प्रेस रिपोर्टर थी उसने पूछ लिया कि आप मोदी जी, आप जो सबसे प्रेस इंडेक्स में जो फर्स्ट नंबर पे आने वाली मीडिया है नॉर्वे, आप उससे फियरलेसली क्वेश्चनिंग क्यों नहीं करते, क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं करते हैं? मोदी जी भाई ऐसे उठ के गए हैं वहाँ से, गधे के सिर से सींग गायब हो गया, पता ही ना चला हो इस चीज़ का। और उस चीज़ के ऊपर इंडियन गोदी मीडिया ने भाई ऐसा रिएक्ट करा है, तुम ऐसा क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, ऐसा कितना इनफॉर्मल होता है ये, और मतलब एक पीएम से तुमने ऐसे क्वेश्चन कर लिया। अरे क्वेश्चन कैसे भी कर लिया हो, अगर ऐसी बात थी तो वहीं बात करते ना, वहीं बैठ के कहते कि कोई बात नहीं, हम एक मीटिंग अरेंज करते हैं, कॉन्फ्रेंस अरेंज करते हैं, और उनसे बैठ के अच्छे से हम बात करते हैं इस बारे में। लो मतलब बात की बात है, कम से कम जवाब दे दो। तो वहाँ तो तुम ऐसा बच के भाग के आए जैसे चोरी करके आए हो। आरटीआई अमेंडमेंट, आरटीआई 2005 के अंदर आरटीआई आया था, कांग्रेस से लेके आया था। आरटीआई का मतलब था कि कोई भी गवर्नमेंट का काम चल रहा है कोई भी, और हमें उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम उसे ले सकते हैं, अगर आरटीआई एक्ट के अंदर वो आती है। आरटीआई एक्ट के अंदर ये अपनी मर्जी से चीज़ें डालते हैं, अपनी मर्जी से हटाते हैं। अगर मान लें मुझे कोई भी एक्सवाइजेड चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए और उससे इनको खतरा है, तो आरटीआई एक्ट के अंदर नहीं आएगी, फिर वो सीधा मना कर देंगे। ऑफिशियल्स की नोटिस आएंगे कि आरटीआई एक्ट के अंदर नहीं आती, भले ही पहले आती थी, बाद में भी आएगी, अभी नहीं है लेकिन। इलेक्शन फंडिंग, इलेक्शन फंडिंग के नाम पे इन्होंने इतना पैसा खर्च करा है। एक लिमिटेड अमाउंट होता है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है ये डिसाइड करता है, ठीक है, इसकी सारी देख रेख रहती है जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। तो मतलब इनके पास एक फंड अलॉट होता है कि तुम इलेक्शन के टाइम पे गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं कर सकती, एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है इस चीज़ का। इंदिरा गांधी के ऊपर इस चीज़ के ऊपर केस हो गया था, उसने भी करा था, इंदिरा गांधी ने भी मतलब इसका फ़ायदा उठाया था, कि सरकारी संपत्ति का फ़ायदा उठाया था इलेक्शन के टाइम पे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। उसने तो थोड़ा फ़ायदा उठाया था, तुमने तो फ़ायदा ही फ़ायदा उठाया बस। तुमने इलेक्शन के नाम पे तुमने जितने भी तुम्हारे पास फंड्स आए हैं, तुमने सारे खर्च कर दिए। तुमने मंत्री की जेब भरी है, तुमने एमएलए, एमपी की जेब भरी है, केवल इस चीज़ के नाम पे कि तुम्हें वोट मिल जाए, तुम्हें सीट मिल जाए, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान ही क्यों ना हो। 20 एमपी के नाम पे एक एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बदला जा रहा तुम पे। भाई 20 एमपी तुम्हारी सरकार नहीं गिरेगी। मान लिया कांग्रेस को फ़र्क पड़ जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान फटाक से कांग्रेस के पास जा सकता है या फिर किसी और पार्टी के अंदर जा सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें 20 सीट से फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो 20-50 बच्चे हमारे बीच नहीं है, भाई उनके बारे में सोच के शायद तुम्हें फ़र्क पड़े। धर्मेंद्र प्रधान की वजह से पेपर लीक होते हैं, पेपर लीक हुए इस वजह से बच्चों ने ऐसा गलत कदम उठाया जो उन्हें नहीं उठाना चाहिए था। एक पेपर ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन किसी-किसी के लिए एक पेपर ही सब कुछ होता है। तो इस चीज़ के ऊपर भाई कम से कम एक मतलब एक कॉन्फ्रेंस तो कर सकते हो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख सकते हो जिसमें तुम क्वेश्चन पुट कर सको, मतलब आंसर बता सको, कोई तुमसे क्वेश्चन पूछे तो। तो लेकिन नहीं भाई, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 20 सीट चली जाएँगी भाई तुम्हारी। एक एजुकेशन भाई तुम ऐसा भी कर सकते हो, एजुकेशन मिनिस्टर से हटा दो उसे, भले ही वो एमपी तो रहेगा, हटेगा तो नहीं। लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर किसी और को बना दो, लेकिन नहीं, ऐसा बना दो कि तुम्हारे 20 जो एमपी है ना वे चले जाएंगे तुम्हारे। ऐसा मत समझो कि किसी को पता नहीं है, सबको पता है भाई ये। करप्शन एंड ट्रांसपेरेंसी, जैसे मैंने तुम्हें बताई दिया, पीएम केयर, जो पीएम केयर फंड था, ये सबसे बड़ा करप्शन का पॉइंट है कभी, और इसमें बहुत कुछ है मेरे पास बताने के लिए। उसके अलावा कुछ और कंट्रोवर्सी हुई थी, जैसे राफेल कंट्रोवर्सी हुई थी, अडानी हिंडनबर्ग कंट्रोवर्सी हुई थी अभी 2 साल पहले शायद। उसके अलावा अकाउंटेबिलिटी इशू रहे हैं काफ़ी, कि अगर कोई भी गवर्नमेंट पैसा ले रही है तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं अगर कि भाई ये पैसा कहाँ पे जा रहा है। मान ले कोई लिमिटेड कंपनी गवर्नमेंट को पैसा दे रही है, ठीक है, समझ में आ गया, लिमिटेड कंपनी को भी तो हमने ही पैसा दिया था, टैक्स तो हमारे जा रहा है, कहीं भी देख लो सर्कुलेटर टैक्स हमारा ही हो रहा है। मतलब टोटल इनकम पे से, हर चीज़ पे से गवर्नमेंट 40 से 42% टैक्स ले ही रही है, भले ही तुम नौकरी कर रहे हो, तुम नौकरी मत कर रहे हो, तुम कुछ भी कर लो, तुम 35-40% टैक्स तो दे ही रहे हो, नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ में, चाहे तुम फ़ोन का रिचार्ज हो, तुम मूवी देखने जा रहे हो, तुम कुछ खा रहे हो, तुम कुछ पी रहे हो, तुम कुछ भी सर्विस यूज़ कर रहे हो, कुछ भी भाई, बाइक वाइक कुछ भी लो मत लो, तुम्हें ये पैसा तो 40% टैक्स तो देना ही देना पड़ेगा, भले ही तुम्हें पता नहीं चलता, लेकिन तुम्हें देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत बड़ी वीडियो होने वाली है भाई, लंबी वीडियो रहेगी काफ़ी। मैंने खुद मतलब ये मैंने काफ़ी पहले डिसाइड करा कि क्या मैं वीडियो बना भी सकता हूँ या नहीं, या फिर तुम ये सुन भी सकते हो या नहीं।
पता नहीं है 35 मिनट चलेगी, 40 मिनट चलेगी, 1 घंटा चलेगी, कितनी चलेगी, लेकिन ये वीडियो मैं पुट करूँगा भाई, और इसी तरह की वीडियो मैं अब से डालना शुरू करूँगा। इसमें ना मैं कोई अपना इंट्रो देने आया हूँ, ना मैं कोई अपने बारे में बताने आया हूँ, कुछ नहीं, मैं बस बताने आया हूँ कि देश में क्या चल रहा है और देश में क्या हम सुधार सकते हैं, क्या हमें पता होना चाहिए और क्या हमें नहीं पता होना चाहिए, वो सब बता रहा हूँ मैं आपको। कुछ ग्लोबल रिपोर्ट है मेरे पास, उनके बारे में अगर हम बात कर लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भुखमरी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी 102वीं रैंकिंग है। टोटल नेशन शायद 196 196 के आसपास है, उसमें से हमारी 102 रैंकिंग है। लेकिन जो मतलब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड कर रखा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स केवल 123 नेशंस में से ही हम रैंक कर सकते हैं, इसके बाद के नेशंस को हम रैंक नहीं कर सकते। बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे सूडान वगैरह हो गए, तो इन्हें नहीं करते रैंक इसके अंदर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक है 102 आउट ऑफ 123। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी रैंक है 157 आउट ऑफ 183। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में हमारी रैंक है 131। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में हमारी रैंक है 115 115 आउट ऑफ 139। डेमोक्रेसी इंडेक्स में 2014 में जब बीजेपी है, हमारी रैंक थी 27, और 2021 में हमारी रैंक हो गई है 46। इसके बाद का डाटा अभी है नहीं, तो 50 तो 50 शतक तो अर्धशतक तो मार दिया होगा। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में हमारी रैंक है 105 आउट ऑफ 127। भाई सोचो तुम एक बार, मतलब हर जगह जो सबसे निचला वाला पॉइंट है ना, जो नीचे लास्ट, मतलब जितनी कंट्री डिसाइड करी, जो लास्ट नंबर है, उससे 10 20 30 ही पीछे हैं हम बस। और यही सरकार रही ना, तो अगले 5 साल में हम रिकॉर्ड बना देंगे सबसे नीचे रहने का। उसके अलावा बात करते हैं अब हम कुछ ऐसे ऑप्शंस जो मतलब मिडिल क्लास फैमिली ने बहुत फेस करे, इन्फ्लेशन से ही रिलेटेड है ये। होलसेल मार्केट की अगर हम बात करें, तो होलसेल मार्केट में 2022 में होलसेल इन्फ्लेशन 15.8% तक था। 2022 में लगभग 30 साल की हाईएस्ट बताई गई है। पिछले 30 साल में अगर इन्फ्लेशन हाईएस्ट टच हुई है, तो 2022 में हुई है 15% तक। अभी भी लगभग इतना ही रेशो चल रहा है, 17 के आसपास है कुछ। उसके अलावा अगर रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें, तो अभी रिटेल इन्फ्लेशन करीब 10 साढ़े 10% के आसपास है। 8 साल की हाईएस्ट बताई गई है, 8 से 9 साल की। तो यार 14 से आती मतलब 16 तक फिर भी ठीक था। 16 के बाद अगर बात करें, तो अब जाके 8 9 साल में ये 9.5% 10% के आसपास है, और ये ऑल टाइम हाईएस्ट है। चलो कोई बात नहीं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा है पैसे बढ़ने से। सबसे पहले बात करें, दूध, चावल, आटा, दाल, चीनी, पीनट ऑयल, सोया ऑयल, गुड़, राजमा, काबुली चना, बेसन, नींबू, चाय। इन चीज़ों के ऊपर इन्फ्लेशन का सबसे ज़्यादा असर पड़ा है आम तौर पे अभी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और ये केवल उसके लिए है जो मिडिल क्लास है, मैं, आप, हम जैसे। और भाई अडानी अंबानी के लिए नहीं है भाई, उन्हें तो फ़र्क भी नहीं पड़ता। अगर ये 10 लाख रुपए किलो भी होगी ना सारी चीज़ें, तो उन्हें इस चीज़ का ही फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमसे ही पैसा कमा चुके हैं वो। हमने ही पैसा दिया, हमने ही अमीर बनाया, ऐसी बात नहीं है वो खुद से अमीर बन गए। ना उनके पास नोट छापने की मशीन, हमने ही अमीर बनाया है, बनवाया है बीजेपी ने। चलो बात कर लेते हैं, इसके बाद इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं, पेट्रोल और डीजल की। 2014 में पेट्रोल लगभग 71 लीटर बताया जा रहा था, 2014 के आसपास। अभी आपने देख लिया होगा, अभी इथेनॉल मिक्स करके बेच रहे हैं 115 117 रुपये लीटर। जब तक एथेनॉल नहीं था, अभी ये एथेनॉल वाला ड्रामा भी हुआ है 2 3 महीने से। इससे पहले भी पेट्रोल 115 टच कर चुका है ईजिली, ठीक है। और अगर डीजल की बात करें, तो डीजल लगभग 57 रुपये लीटर था, और अभी डीजल भी सेम 100 लीटर के पास पार पार पहुंच चुका है, पार है 102 103 के आसपास है। उसके बाद करें अगर एक्साइज ड्यूटी की, तो जो गवर्नमेंट है, पेट्रोल और डीजल पर पहले एक्साइज ड्यूटी लिया करती थी, ठीक है, पहले लेती थी, अब तो छीनती है हमसे भाई। 2014 में ये एक्साइज ड्यूटी थी 9 रुपये 48 पैसे पर लीटर, अभी बढ़ के हो गई है ये 22 रुपये के आसपास पर लीटर। मतलब मान लो तुमने 1 लीटर तेल लिया, 100 रुपये का आया, तो 22 रुपये गवर्नमेंट के पास चले गए। ये हिडन टैक्स होते हैं जो तुम्हें नहीं पता होते। तो अगर ये गवर्नमेंट टैक्स ना ले, तो वो 1 लीटर तेल 78 रुपये का है, तो तुम ज़्यादा तेल ले सकते हो, लेकिन नहीं। उसके बाद बात करें अगर डीजल की, तो डीजल पे लेती थी ये 3 रुपये 56 पैसे पर लीटर का एक्साइज चार्ज करती थी। लेकिन अभी ये 2024 के आसपास 2024 में कर रही है 16 17 के आसपास। तो लगभग 344% एक्साइज ड्यूटी पड़ी है डीजल के ऊपर। और डीजल मतलब पूरी इंडिया में जो डीजल है, इसका कंजम्पशन पेट्रोल से तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पूरी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जितनी भी सब डीजल के ऊपर चल रही है, पेट्रोल के ऊपर नहीं चलती है। और अब ये बात करें डीजल के अंदर भी एथेनॉल मिलाने की, और अगर इन्होंने डीजल के अंदर एथेनॉल मिलाया, भाई इस देश की इकोनॉमी नीचे गिरेगी, क्योंकि ये व्हीकल एक दिन अभी कुछ टाइम पहले एक
पार्लियामेंट के अंदर एक ये लेके आए थे कुछ बिल वगैरह कि अगर कोई भी ट्रक ड्राइवर किसी इंसान को मतलब एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो जाता है और अनहोनी घट जाती है तो उसे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, अदरवाइज कैद वगैरह भी हो सकती है। तो एक दिन का स्ट्राइक करा था केवल ट्रक ड्राइवर्स ने, लेकिन पूरे इंडिया का ट्रांसपोर्ट बंद था। इंडिया की इकोनॉमी में डिक्रीमेंट आ गया था केवल एक दिन के अंदर। और अगर इन्होंने ऐसा करा, भाई ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री खत्म है भाई फिर। अरे नॉर्मल ये कार कितनी चलती हैं, लोग कहाँ चले जाएंगे कार लेके? 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर भाई, वे 3 दिन का 800 1000 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं एक दिन का। तो अब सोच भाई उनकी इंजन में कितना फर्क आएगा गन्ने का जूस अगर डाल के मिला दिया उसके अंदर तो। हर घर के अंदर यूज होता है एलपीजी सिलेंडर। 2014 में डोमेस्टिक एलपीजी लगभग 410 रुपए का था, 410 420 का। और ये ऐसा बोलते थे 400 रुपए का सिलेंडर है, 400 रुपए का सिलेंडर है। लेकिन वही बाद में अब 1000 1100 रुपए के आसपास का हो गया। और अभी कुछ दिन पहले सिलेंडर की दिक्कत हुई थी, कहीं कहीं पे ब्लैक में 3 3 4 4 5 5 हज़ार रुपए में सिलेंडर बिका है। कमर्शियल एलपीजी की अगर बात करें तो कमर्शियल एलपीजी का भी प्राइस काफ़ी बढ़ा है, और प्राइस बढ़ने की वजह से होटल्स के ऊपर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। तो मतलब जो उनका सोर्स था अर्निंग का, उसमें भी काफ़ी नुकसान देखने को मिला है। बात करें सीएनजी की, तो सीएनजी को लोग ऐसा मानते थे, ये टैक्सी ड्राइवर्स वगैरह, कि सीएनजी है तो हम अपना घर चला रहे हैं। सोचो आज सीएनजी 44 रुपये हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही सीएनजी 90 95 के आसपास है, पता नहीं एग्जैक्ट कितना रेट है। कुछ 85, कहीं 85 कहीं 90 कहीं 75 है तो कहीं 92 है, लेकिन 80 के एवरेज मान के चलो। वही अगर 44 रुपये 45 रुपये होती जो पहले थी कभी, तो तुम्हें कोई दिक्कत होती? मुझे तो नहीं लगता शायद तुम्हें कोई दिक्कत होती। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, तुमने चुनी है ना। एसेंशियल मेडिसिन, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एनपीपीए ने 100 ऑफ एसेंशियल मेडिसिन की प्राइस इंक्रीज कर दी। क्यों इंक्रीज कर दी? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है अगर कोई इंसान गोलियों के ऊपर दवाइयों के ऊपर 50 रुपये दे रहा है तो 60 भी देगा, 70 भी देगा, 80 भी देगा। और भाई अगर ठीक होना तो वो 100 भी देगा, 150 भी देगा। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने बहुत बेसिक बेसिक चीज़ बढ़ाई, जैसे 3% 5% 7% का इंक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट भी हो गया, लोगों को पता भी नहीं चला, सिंगल इंसान को पता नहीं चलेगा। लेकिन सोचो 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, अगर इसमें से 20% लोग भी डेली दवाई खरीदते हो, 30% डेली दवाई खरीदते हो, तो भाई इसकी कैलकुलेशन लगा के देखो, केवल 3% या 5% पर मेडिसिन की इंक्रीमेंट से कितना बेनिफिट होगा हर दिन का। ये हर दिन का बता रहा हूँ मैं आपको। और इस ये जितनी भी चीज़ें बताऊंगा ना, इसका बर्डन केवल केवल मिडिल क्लास पे पड़ेगा, गरीब आदमी पे पड़ेगा। अमीर आदमी से कोई मतलब नहीं भाई, वीडियो स्किप कर दियो, तुम तो भाई मौज लो आराम से, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। होम कंस्ट्रक्शन महंगा, अगर कोई गरीब आदमी अपना घर बनाना चाहता है तो इन्होंने उससे भी पैसा कमाया है। ये नहीं चाहते कि वो इंसान अपना घर बना के रह ले, क्योंकि घर बनता है बहुत महंगा। लेकिन इनके आने के बाद घर बनने लगा उससे भी ज़्यादा महंगा। इन्होंने किस चीज़ के ऊपर पैसे बढ़ाए? आयरन के ऊपर टैक्स बढ़ाया, सीमेंट के ऊपर बढ़ाया, कॉपर, एल्यूमीनियम, ईंट, लकड़ी, सैनिटरी आइटम, इन सब के ऊपर उन्होंने पैसा बढ़ाया है। सबके ऊपर टैक्स लगा दिया इन्होंने। टोल टैक्स, इंसान गाड़ी खरीदता है, इंसान वहाँ टैक्स देता है, इंसान इंश्योरेंस लेता है वहाँ टैक्स देता है, पोल्यूशन वहाँ टैक्स देता है। कोई बात नहीं, रोड पे आ गया, जब आते तो रोड टैक्स तुम देते ही हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो जो गाड़ी है उसका टैक्स दे दिया, रोड टैक्स दे दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद आप जब भी सड़क पे चलोगे आपको टैक्स देना पड़ेगा रोड मेंटेन होने के लिए। लेकिन रोड को मेंटेन है, रोड कोई मेंटेन नहीं है। जो बड़े हाईवेज हैं ये तो फिर भी मेंटेन है, लेकिन मतलब 10 में से 3 हाईवे ऐसे हैं जो मेंटेन है, लेकिन 7 हाईवे को कोई मतलब ही नहीं है, उनका पैसा बहुत बार सैंक्शन हो गया, कोई बात नहीं भाई, कोई नहीं। तुम मेंटेनेंस के लिए पैसा चाहिए, तुमने टैक्स कलेक्ट करा, ठीक है, इंफ्रा के लिए तुमने मतलब टैक्स वगैरह कलेक्ट कर लिया। हाईवे बनाने में कॉस्ट आई 500 करोड़ रुपए, चलो यार 5000 करोड़ रुपए कितनी भी आएगी, तुमने टैक्स कलेक्ट करा, कोई बात नहीं, हाईवे बन गया, ठीक है। उसे मेंटेन करने के लिए टोल टैक्स चाहिए, मान रहा हूँ, ठीक। लेकिन इतना, भाई उसे मेंटेन करना है, तुम उस पैसे से दूसरा नहीं बनाओगे। तुमने मान लो 300 रुपये पर गाड़ी से टोल टैक्स लेना शुरू कर दिया, उसमें मेंटेन कॉस्ट आ रही है केवल 40 रुपये 50 रुपये, 250 तुम्हारे बच गए। अब इसको तुम ये थोड़ी है तुम जोड़ के दूसरा हाईवे बनाओ, दूसरा हाईवे के लिए तुम दोबारा टैक्स लोगे। होम लोन पे पहले लोगों को बेनिफिट मिल जाते थे, होम लोन लिया तो मतलब ये कुछ उन्हें कुछ परसेंट टाइम टू टाइम अगर ईएमआई दे रहे हैं तो उन्हें कुछ मिल जाता था, बेनिफिट मिल जाता था। वो बंद कर दिया उन्होंने। पीएफ से रिलेटेड टैक्सेशन में चेंज, पीएफ में जो आपका पीएफ उसमें पहले आपको ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह मिलता था, अब वो नहीं, इतना नहीं मिलता आपको उसमें। मतलब पीएफ से भी अगर आप पैसे निकालते हो तो टैक्स देना पड़ेगा अब आपको। भाई तुमने सैलरी ली, तुमने सैलरी में से टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को, ठीक है, सैलरी में से पैसा कट के तुम्हारा पीएफ गया, टैक्स कटा पहले पूरे अमाउंट से, उसके बाद तुम्हारा पीएफ डिडक्ट होकर तुम्हारी सैलरी के अंदर गया, ठीक है। अब तुम जब पीएफ वापस निकालोगे तो उसमें से भी तुम्हें टैक्स देना है।